नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जहां थे फिर वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं, बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर नीतीश कुमार ने कहा। जी हां दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे अटकलों के बाद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बना ली। रविवार शाम राजभवन में सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां थे वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं उठता। नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार के हित में लगातार काम कर रहे हैं, विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। नीतीश कुमार ने रविवार को महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया था और वो एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ ली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने साजिश के तहत भावी प्रधानमंत्री को सीएम तक सीमित कर दिया, नीतीश के पाला बदलने पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से छिटककर और एनडीए के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना ली। नीतीश अब तक आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, अब वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, लेकिन उनके इस कदम से इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने उन पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया, साथ ही जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भाजपा को हराने के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले आज बने कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई वेबसाइट लॉन्च की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की शुरुआत की। वे कार्यक्रम में शामिल होने सुप्रीम कोर्ट के परिसर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने डिजिटली सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई प्रमुख फैसले दिए हैं। इनसे देश के सामाजिक राजनीतिक परिवेश को नई दिशा मिली है। आज जो कानून बनाए जा रहे हैं वे कल के भारत को मजबूती देंगे। जिस तेजी से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई है। इससे देश का विश्वास बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गिरगिटों को दे रहे हैं टक्कर, नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस ने कहा। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए में शामिल होकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ 2 साल का रिश्ता खत्म हो गया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका दिया। अब कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस ने कहा है कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और बीजेपी घबराए हुए हैं और उनसे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केसी त्यागी बोले कांग्रेस के कारण जेडीयू ने इंडिया गठबंधन छोड़ा। प्रशांत किशोर ने कहा मोदी शाह भी नीतीश जितने ही पलटूमार हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार सुबह महागठबंधन की सरकार गिराई और शाम को एनडीए के साथ शामिल होकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही इंडिया से भी जेडीयू बाहर हो गई। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस के कारण जेडीयू ने इंडिया छोड़ा है। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती थी। कांग्रेस ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मिलकर साजिश रची और इंडिया की मीटिंग में खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस सीट शेयरिंग के मुद्दे को भी लटका रही थी। हम बार बार कह रहे थे कि सीट शेयरिंग पर तत्काल सहमति बननी चाहिए। हम समझ गए थे कि इंडिया के पास भाजपा से लड़ने का कोई प्लान नहीं है। उधर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश के एनडीए में मिलने को लेकर कहा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नीतीश किसी भी समय पलट सकते हैं। यह उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आज के घटनाक्रम ने बता दिया कि बिहार में सब पलटूमार हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा वाले भी नीतीश जितने ही पलटूमार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी की वजह से प्रधानमंत्री को नींद नहीं आती, खड़गे बोले भाजपा के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को देहरादून में कहा कि राहुल गांधी की वजह से आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती है। उनके सपने में पहले नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आते थे। भाजपा के लोग उन्हें विष्णु का 11वां अवतार बनाने पर लगे हुए हैं।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच खड़गे उत्तराखंड पहुंचे थे। उत्तराखंड के देहरादून में वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी, भाजपा देश को लूट रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टूटा है गाबा का घमंड। वेस्टइंडीज ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता टेस्ट, गिलक्रिस्ट ने लारा को गले लगाया। जी हां दोस्तों, गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने ऐतिहासिक कमाल करते हुए 8 रन से जीत हासिल की। 24 साल के बाद वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफल रही है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगभग 27 साल के बाद वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट मैच जीतने में सफल रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की तो कमेंट्री कर रहे एडम गिलक्रिस्ट ने अपने साथी कमेंटेटर ब्रायन लारा को गले से लगा लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लारा इस जीत के बाद काफी इमोशनल नजर आए। फैंस भी एडम गिलक्रिस्ट और ब्रायन लारा के इस मूवमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जलपाईगुड़ी से शुरू हुई। ममता बनर्जी और राहुल की मुलाकात हो सकती है, कल बिहार पहुंचेगी यात्रा। जी हां दोस्तों, 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की यात्रा रविवार को फिर जलपाईगुड़ी से दोपहर 2:30 बजे से शुरू हो गई। यात्रा ने 25 जनवरी को असम के पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में प्रवेश किया था। यहां रोड शो करने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली रवाना हो गए थे। सुबह 11:30 बजे वे बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के वापस एनडीए के साथ जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। ममता ने कुछ दिन पहले बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई भारतीय टीम, अपने घर में मिली इतिहास की सबसे बुरी हार। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद टेस्ट बेहद रोमांचक रहा। यह दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रहा। इसमें शुरुआत से ही भारतीय टीम ने अपनी पकड़ बनाई हुई थी, मगर आखिरी पारी में इंग्लैंड ने सारी बाजी ही पलट दी। यह मुकाबला 28 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की यह अपने घर में अब तक इतिहास की सबसे शर्मनाक हार है। दरअसल भारतीय टीम पहली बार अपने घर में पहली पारी में 100 या उससे ज्यादा रनों की बढ़त बनाकर हारी है। इस मैच में भारतीय टीम ने पहली पारी में 190 रनों की बढ़त बनाई थी। साथ ही हैदराबाद के इस मैदान पर भारतीय टीम की यह टेस्ट इतिहास में पहली हार है। इस टेस्ट मैच से पहले तक इस मैदान पर भारतीय टीम कुल 5 टेस्ट मैच खेली थी, जिनमें से 4 जीते और 1 ड्रॉ रहा था। इस तरह हैदराबाद में भारतीय टीम की यह पहली हार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एआई टेक्नोलॉजी और फेस मैपिंग से नाखुश अमिताभ बच्चन, कहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह चिंता का विषय है, लोग मनमर्जी से चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बीते कई दिनों से एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कई सेलेब्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रश्मिका मंदाना, नोरा फतेही, काजोल समेत कई एक्ट्रेस एआई के जरिए बने डीफेक का शिकार हो गई है। अब अमिताभ बच्चन ने भी इस टेक्नोलॉजी को गलत बताया है। उनका मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से लोग मनमानी कर रहे हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन सिम्बुसिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने थे। इस दौरान उन्होंने एआई और फेस मैपिंग पर बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ चिप ही नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग में कई बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी की लाइफ 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होती, और इससे भी बड़ी चिंता की बात एआई है। अब हम सब फेस मैपिंग के शिकार हो रहे हैं। हमारे पूरे शरीर में चेहरा बदलकर उसका कभी भी किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम जी करेंगे बेड़ा पार, धार्मिक पर्यटन से $500 अरब से ज्यादा की इकोनॉमी बनेगा यूपी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन में बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई प्रसाद योजना का मकसद देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। उम्मीद की जा रही है कि 2024 के अंत तक यूपी में आने वाले पर्यटकों से करीब 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। यह आंकड़ा साल 2022 की तुलना में करीब दुगुना है। यूपी के महत्व को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर में चुनावी रैली के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना विकसित भारत संभव नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्नार्ड अर्नाल्ड बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी, मस्क को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचे। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। जी हां दोस्तों, एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं है। फ्रांसीसी अरबपति और लुई विता मोएट हैंसी के सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्ड उन्हें पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की नेटवर्थ में कमी आई है। फोर्ब्स की रियल टाइम मिलेनियर्स लिस्ट के अनुसार अर्नाल्ड की नेटवर्थ अब $207 बिलियन यानी कि करीब 17.20
लाख करोड़ रुपए है, जबकि एलन मस्क की नेटवर्थ $204 बिलियन यानी कि 16.96 लाख करोड़ रुपए है। वहीं जेफ बेजोस करीब 15.04 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत का कोई भी मिलेनियर इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी $104 बिलियन यानी कि करीब 8.64 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ 11वें नंबर पर हैं। इसके बाद में गौतम अडानी का नाम आता है जो कि लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनआईए ने लगाए फरार आतंकी के पोस्टर, 5 लाख के इनाम का भी किया ऐलान, जयपुर को दहलाने की दी थी साजिश। जी हां दोस्तों, जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने वाले फरार आरोपी के पोस्टर रतलाम शहर में लगाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने फरार आरोपी फिरोज खान के पोस्टर शहर के कई क्षेत्रों में लगाए। फरार आतंकी फिरोज पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। फिरोज रतलाम के आनंद कॉलोनी का रहने वाला है जो 28 मार्च 2022 के बाद से ही फरार है। इस मामले में मास्टरमाइंड इरफान सहित कुल 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। 5 मांगे पूरी कर दो तो छोड़ दूंगा राजनीति, हरियाणा में बोले अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगी, लेकिन राज्य का विधानसभा चुनाव पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने 5 मांगे रखी और कहा कि मांगे पूरी होने के बाद वह राजनीति छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को हरियाणा के जिंद पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी की एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा केजरीवाल ने 5 मांगे भी प्रधानमंत्री से की। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा कर दो, सबके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर दो, महंगाई कम कर दो। हमने दिल्ली पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई। उन्होंने आगे कहा कि हर हाथ हर युवा को रोजगार दे दो, गरीबों को फ्री बिजली, सबको 24 घंटे बिजली दे दो, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग पर फेंका गया सूप, किसान आंदोलन के बीच फ्रांस में हंगामा। जी हां दोस्तों, फ्रांस में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच लोवर म्यूजियम में एक अजीबोगरीब घटना हुई। यहां पर्यावरण के लिए काम करने वाली 2 कार्यकर्ताओं ने वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग पर सूप फेंक दिया। पेंटिंग बुलेट प्रूफ शीशे में सुरक्षित रूप से संरक्षित की गई है, जिस पर सूप फेंका गया उससे पेंटिंग को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने साथ ही कृषि प्रणाली में बदलाव की जरूरतों और स्वस्थ टिकाऊ भोजन के महत्व पर जोर दिया। घटना के बाद म्यूजियम में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पेंटिंग के सामने काला पर्दा लगाकर ढांकते हुए तुरंत कार्रवाई की। यह घटना पेरिस में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच हुई, जहां ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों और नियमों को सरल बनाने की मांग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात के कच्छ में हिली धरती, 4.0 तीव्रता का आया झटका, कई इलाकों में दिखा अर्थक्वेक का असर। जी हां दोस्तों, गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला। भूकंप का केंद्र भचाऊ से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। भूकंप के झटके के महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं दोस्तों बीते दिनों दिल्ली, एनसीआर, पंजाब सहित चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भूकंप से धरती कांप उठी थी। भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए थे। जैसे ही भूकंप आया, लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। हिंदू कुश क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राज ठाकरे के बिगड़े बोल, कहा कानों में आती है तो परेशानी शुरू हो जाती है। जी हां दोस्तों, नवी मुंबई के सिडको प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित विश्व मराठी सम्मेलन में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। यहां राज ठाकरे ने एक बार फिर मराठी कार्ड खेला। यहां उन्होंने कहा कि मैं आज तक मराठी के विषय पर जेल भी गया हूं। मैं कड़वा मराठी हूं, मेरे लिए संस्कार ऐसे ही बन गए हैं। हमें सबसे पहले महाराष्ट्र पर ध्यान देने की जरूरत है। मराठी मानुष पूरी दुनिया में गया है, इसके लिए उन्हें बधाई। राज ठाकरे ने आगे कहा कि लेकिन जब महाराष्ट्र के शहरों में मराठी छोड़कर हिंदी मेरे कानों में आती है तो परेशानी शुरू हो जाती है। भाषा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भी एक भाषा है। देश में कभी भी राष्ट्रभाषा का फैसला नहीं किया गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में तो हो गया खेला, अब झारखंड की बारी, जल्द हो सकता है कुछ बड़ा, ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसी के साथ बिहार में बीते 15 दिनों से बड़े सियासी खेला की चर्चा पर अब विराम लग गया। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार में हुए सियासी अदला बदली के बीच पड़ोसी राज्य झारखंड से भी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार झारखंड में कुछ बड़ा होने की खबर मिल रही है। झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को ईडी फिर से एक बार पूछताछ कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन ईडी को अपने आवास या ईडी के दफ्तर पर मिल सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राजनीति के अंदर खाने इसको लेकर तैयारी की सूचना दे रहे हैं। दरअसल 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से 7.5 घंटे तक पूछताछ के बाद एक बार फिर ईडी ने 27 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन को समय बताने का समन जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इराक से बचे हुए सैनिक निकालेगा अमेरिका, पहले राउंड की बैठक हुई। इराकी प्रधानमंत्री ने कहा था आपसी लड़ाई के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल न करें। जी हां दोस्तों, इराक में मौजूद अमेरिकी सेना को निकालने के लिए शनिवार को बगदाद में पहले राउंड की बैठक हुई। इसमें इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी सहित कई सीनियर अधिकारी और इराक की सेना के अफसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ऑफिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इराक और अमेरिका के बीच सैन्य गठबंधन को खत्म करने के लिए पहली बैठक हुई। मिलिट्री एक्सपर्ट मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ बने वैश्विक गठबंधन के सैन्य मिशन को खत्म करने का नेतृत्व करेंगे। फिलहाल इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश का व्यक्तिगत विरोध था, आगे भी रहेगा, बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बोले चिराग। जी हां दोस्तों, बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और शाम 5 बजे 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि वह एनडीए में है और वह प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले के साथ है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले दिन में सरकार की क्या भूमिका होती है और सरकार किस एजेंडे पर काम करती है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, इन सभी मुद्दों पर आगे चर्चा होगी। यह काफी महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें और इसके बाद पुनः शपथ लें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूजीसी के ड्राफ्ट की गाइडलाइन पर कांग्रेस को असहमति, जयराम रमेश ने कहा यह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों एचईआई में टीचिंग स्टाफ की भर्ती से जुड़े ड्राफ्ट की गाइडलाइन पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने रविवार को कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म किए जाने की साजिश की जा रही है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। कुछ वर्ष पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। यूजीसी का यह प्रस्ताव मोहन भागवत की मंशा के अनुरूप है और स्पष्ट रूप से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ अन्याय है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और ऑप्शन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।